हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक से एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए। और कस्टमर भी वो फीचर्स को देखते हुए प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो उस समय कस्टमर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस समय कंपनी एक से एक क्लॉजेस बता के कस्टमर के क्लेम्स को रिजेक्ट कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉप रीजंस को कवर करेंगे जिसके वजह से आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि भविष्य में जब भी आपका कोई क्लेम आएगा, अगर आप ये वीडियो को प्रॉपर्ली देखे रहेंगे तो आपको उन सभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सभी रीजंस को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस डिडक्शन ड्यू टू रूम रेंट लिमिट। दोस्तों, अगर आपके रूम रेंट पे कोई कैपिंग है लाइक 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर सिंगल प्राइवेट एसी रूम, और अगर आप अपने लिमिट को एक्सीड करते हैं तो जितने भी एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस है लाइक नर्सिंग चार्जेस, सर्जन चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, उसमें भी कंपनी आपका डिडक्शन कर देती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लाख की पॉलिसी है जिसमें कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की रूम रेंट की कैपिंग कर रखी है और आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे जिसके लिए आपका 50,000 रुपये का क्लेम आया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका रूम जो रहता है वो 6,000 का रहता है इंस्टेड ऑफ 3,000। तो बेसिकली आप अपने रूम रेंट की जो लिमिट है वो 50% से एक्सीड करते हैं, तो कंपनी आपके ओवरऑल बिल में भी 50% की कटौती कर देती है एक्सेप्ट फॉर फार्मेसी बिल। इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका 3 दिन का जो हॉस्पिटल का रूम रेंट जो चार्जेस है वो है 18,000, 2,000 रुपये का आपका फार्मेसी बिल है और बचा हुआ जो 30,000 है वो आपका एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस है लाइक नर्सिंग चार्जेस या फिर ऑपरेशन थिएटर चार्जेस या फिर आप बोल सकते हैं एनेस्थीसिया, जो भी अदर एक्सपेंसेस आ गए वो आपका एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आपने अपने रूम रेंट की लिमिट को 50% से एक्सीड किया तो कंपनी आपके जो एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंसेस है उसमें भी 50% की कटौती कर देती है। तो यहाँ पर आपको जो 30,000 की जो आपको क्लेम पुटअप किया था उसमें आप 15,000 के लिए एलिजिबल होते हैं, 2,000 आप फार्मेसी बिल के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह आपका 17,000 हुआ और आपका 18,000 रूम रेंट में कंपनी आपको मात्र 9,000 देती है, बचा हुआ कंपनी अगेन डिडक्ट कर देती है। तो इस तरह आपका 15,000 एसोसिएटेड मेडिकल एक्सपेंस हो गया, 2,000 आपका फार्मेसी बिल का हो गया और आपका बचा हुआ 9,000 हो गया रूम रेंट का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको इंस्टेड ऑफ 50,000 ओनली 26,000 देती है जस्ट बिकॉज आपके रूम रेंट में लिमिट है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी पॉलिसी को अच्छे से देखना है कि क्या आपकी पॉलिसी में कोई टाइप की लिमिटेशंस है कि नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग दे रखी है तो प्लीज़ इंश्योर अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप इसे एक्सीड नहीं करें। अगर आप एक्सीड कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको अपनी पॉलिसी में इस टाइप की लिमिटेशन दिख रही है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर दीजिए। मार्केट में बहुत सारे बेहतरीन पॉलिसी आ रही है जहां पर रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं दी जाती है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड डिजीजेस या फिर स्लो ग्रोइंग इलनेसेस वेटिंग पीरियड। दोस्तों, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम सबको पता रहता है कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लाइक बीपी, शुगर, इन सभी का वेटिंग पीरियड होता है या फिर आपको एजेंट या फिर बैंकर आपको बता देता है कि अगर आपका बीपी या शुगर आपको है तो इन सभी का आपका 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहता है। बट बहुत लोग आपको ये नहीं बताते कि जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद, इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है अक्रॉस ऑल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज कंपनी भी देखती है कि अगर आप एक लॉयल कस्टमर हैं तो आप आराम से ये सब वेटिंग पीरियड सर्व कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं होती और खुदा ना खास्ता 6 महीने बाद आपका किडनी स्टोन से रिलेटेड या पाइल से रिलेटेड आपका कोई क्लेम आ जाता है और कंपनी आपको उस समय क्लेम नहीं देती है तो अब आपका बैड क्लेम एक्सपीरियंस हो जाता है और उस समय आपको लगता है कि आपको गलत पॉलिसी दी गई है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है।
दोस्तों हर एक कंपनी के पॉलिसी वर्डिंग होता है जिसमें कंपनी लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेज दे रखी है जिसका 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। आप गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको भविष्य में कभी भी कोई क्लेम आए तो आपको इन सभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन पर्पस। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट करती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चेस्ट पेन उठा है जिसके लिए हॉस्पिटल के आप इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर आपका फर्स्ट लाइन सब चेकअप करता है और उसे हर चीज़ें नॉर्मल दिखती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको चेस्ट पेन उठा है, आपको स्वेटिंग हो रही है और आपका बीपी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर कहता है कि वो कोई चांस लेना नहीं चाहता है और वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, जहाँ पर वो आपको ड्रिप चढ़ाता है और छोटी मोटी मेडिसिन दे देता है। उसके बाद आपको रिलीफ होता है और आप घर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपने 24 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट तो रहे तो आपको लगेगा कि आपका हॉस्पिटल का क्लेम पास होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। जस्ट फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस हॉस्पिटल वालों ने आपको 24 घंटा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक्टिव ट्रीटमेंट के बेस पर ही आपको क्लेम देती है। अगर आप सिर्फ मॉनिटरिंग या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देने वाली है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है कि नहीं है। डॉक्टर से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस कीजिए, अगर पॉसिबल हो सके तो सेकंड ओपिनियन लीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि वो एक्सपेंसेस आपके जेब से ही जाएंगे। नेक्स्ट इज रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। दोस्तों आप सभी लोग ने देखा होगा कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और आप अगर हॉस्पिटल में जाके जैसे ही बोलते हैं कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हॉस्पिटल में जो चीज़ 25 या 30 हज़ार का कॉस्ट होता है ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल वाले उसको बढ़ा देते हैं और 40 से 50 हज़ार की चीज़ बन जाती है। तो कंपनी ने इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज लाया है, जहां पर कंपनी आपके हॉस्पिटल बिल को बाकी सेम ग्रेड के हॉस्पिटल से चेक करती है और उनको अगर एक्सेसिव बिलिंग दिखती है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट रहता है वह कंपनी नहीं देती है और वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों अगर इमरजेंसी है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पर अगर आपका प्लान ट्रीटमेंट है तो हॉस्पिटल से आप कंप्लीट एस्टीमेट लीजिए और वो एस्टीमेट को बाकी हॉस्पिटल्स के जो सेम ग्रेड के हैं उससे कंपेयर कीजिए। अगर आपको एक्सेसिव बिलिंग दिख रहा है तो प्लीज़ इंश्योर कि आप हॉस्पिटल वाले से बात करें कि सेम ग्रेड के हॉस्पिटल में सेम ट्रीटमेंट आपको लोअर रेट पे अवेलेबल है। तो हो सकता है हॉस्पिटल आपके एस्टीमेट को कम कर दे, और अगर नहीं करता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेम ग्रेड के दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएं ताकि आपको अपनी जेब से कुछ देना ना पड़े। और अगर आपको उसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना है तो बी प्रिपेयर्ड कि जो भी एक्सेसिव बिलिंग होगी वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मिसिंग डिटेल्स इन प्रपोजल फॉर्म। दोस्तों जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं मैक्सिमम टाइम हमारा जो प्रपोजल फॉर्म है वो एजेंट या फिर बैंकर द्वारा भरा जाता है, और यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जो बैंकर या फिर एजेंट जल्दी जल्दी पॉलिसी बनाने के चक्कर में भूल जाता है, और उस केस में क्या होता है फ्यूचर में जब भी आपका कोई क्लेम आता है उस समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉलिसी ली है जिसमें 3 साल बाद आपका कोई क्लेम आया है। अब कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट करती है ये कहकर कि आपको पिछले 6 साल से थायराइड है लेकिन आपने पॉलिसी लेते वक्त नहीं बताया। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके क्लेम को ना सिर्फ रिजेक्ट करती है बल्कि आपकी पॉलिसी को भी फॉरफिट कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप पॉलिसी ले अपने प्रपोजल फॉर्म को अच्छे से पढ़ें। इवन आफ्टर इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी जैसे ही आपके पास पॉलिसी कॉपी आ जाती है, अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन आपने डिक्लेयर किया है वो सब उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्ली मेंशन रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको इन सभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट क्लेम डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों जब हमारा कोई क्लेम कैशलेस की जगह रिम्बर्समेंट में चला जाता है तो हमें कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, जब हम हॉस्पिटल से निकल के आ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं। तो हम जब
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे कोई बिल्स मिस हो जाते हैं या फिर हमारी कोई रिपोर्ट है वो नहीं दिखती है। तो इस केस में कंपनी जब अगर आपसे वो बिल्स या फिर रिपोर्ट्स मांगती है और अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है, या फिर आपने जितना भी आप बिल पुटअप किया है और उसका अगर आपने रिसीट्स नहीं दिए है तो उतना पोर्शन डिडक्ट करके कंपनी बचा हुआ आपको क्लेम अमाउंट दे देती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का क्लेम पुटअप किया जहां पर आपको 85,000 रुपीज़ की रिसीट मिली, बाकी 15,000 की आपके पास रिसीट नहीं या फिर गुम गई या फिर आप हॉस्पिटल से नहीं ले पा रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको 85,000 रुपीज़ का क्लेम पास कर देती है और बचा वो 15,000 डिडक्शन कर देती है। या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, हमारे जो क्लेम पेपर्स है उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फिर हमारे कोई डिस्चार्ज समरी में हमारी कोमोबिलिटीज़ के बारे में कुछ मेंशन रहता है जिसका हमने पहले कंपनी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया रहता है, तो कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी आपके पूरे क्लेम को रिजेक्ट भी कर सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन दोस्तों सिंपल सा एक ही है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो हॉस्पिटल के जितने भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स है, आपकी डिस्चार्ज समरी है, पेमेंट रिसीट्स है, प्लस आपके जितने भी इनवॉइसेस है, सबको आपको संभाल के रखना है। प्लस आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी जो भी आपके कंसल्टेशन पेपर है उसके बिल्स हैं वो भी संभाल के रखना है। प्लस हॉस्पिटल निकलने के बाद भी जो आप फॉलोअप रखे हैं डॉक्टर के साथ उसके भी जो भी कंसल्टेशन पेपर है, उसके बिल्स हैं, उसके जो भी मेडिसिन बिल्स है वो भी आपको संभाल के रखना है, तभी कंपनी आपके क्लेम का पूरा पैसा आपको देगी। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस समय वह और उसका परिवार मेंटली डिस्टर्ब रहता है, लेकिन जब डॉक्टर आपसे स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है और अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसके वजह से भी आपका कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पॉलिसी में आपने बीपी मेंशन करके रखा हुआ है कि मेरे को बीपी पिछले 4 साल से है, वहीं पर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए वहाँ पर आपने अगर डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे बीपी पिछले 8 साल से है, तो यहाँ पर आपकी दोनों इन्फॉर्मेशन में क्लैश होता है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके कैशलेस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। सो इन दैट केस आपको अपने क्लेम को रिम्बर्समेंट के लिए डालना पड़ता है। अलॉन्ग विद यू हैव टू प्रूव कि आपको बीपी पिछले 4 साल से ही है, ना कि 8 साल से, बिकॉज यहाँ पर अगेन मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है और कंपनी में भी रिम्बर्समेंट में भी आपका क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। सो दोस्तों इस तरह हमने कुछ टॉप रीजंस कवर किए जिसके वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप हमसे जुड़ के हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।